सबसे पहले कौन सा होता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर, ये हमने कर लिया डिस्कस। प्रेजेंटेशन लेयर डिस्कस कर लिया। सेशन लेयर, ये हमने डिस्कस कर लिया। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये भी डिस्कस कर लिया। अब आज हम लोगों को डेटा लिंक लेयर डिस्कस करना है, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर के नीचे कौन सा लेयर होता है? फिजिकल। सॉरी यार, सर नेटवर्क लेयर तो नेटवर्क सर ट्रांसपोर्ट के नीचे है। नेटवर्क लेयर, ये भी डिस्कस कर लिया। और ये आज हमें डिस्कस करना है डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद आएगा फिजिकल लेयर, राइट। तो हर लेयर को हमने एज एन इंडिविजुअल लेयर डिस्कस किया है कि भाई, लेकिन आज हम जो डेटा लिंक लेयर को डिस्कस करेंगे, डेटा लिंक लेयर को डिस्कस करेंगे तो इसको 2 सब लेयर्स में डिवाइड करके करेंगे। एक सब लेयर कहलाएगा LLC LLC। और दूसरा सब लेयर कहलाएगा मैक, ठीक है। LLC का काम क्या है? नेटवर्क लेयर के साथ इंटरेक्ट करना। और मैक का काम क्या है? फिजिकल लेयर के साथ इंटरेक्ट करना। मतलब नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर का जो पार्ट नेटवर्क लेयर से डेटा लेता है उसको LLC बोलते हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। LLC स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये दो चीजें होती हैं। हेलो सर, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद कर लेता हूँ बात। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और फिर आया फिजिकल लेयर। तो जो हिस्सा, अब आपको ये चीज देखना होगा, समझना होगा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो काम किस तरह का ये लोग करते हैं, राइट। काम को किस तरह से डिवाइड किया गया है और कौन सा काम किसके साथ एसोसिएट किया गया है।
It provides link services. अब लिंक सर्विसेज में किस तरह की लिंक सर्विसेज? लिंक सर्विसेज में किस तरह की लिंक सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है? लिंक सर्विसेज में रिलायबल लिंक सर्विस, मतलब कि डेटा को क्या रिलायबल तरीके से भेजना है, जो काम टीसीपी करता है क्या उसी तरह से काम करवाना है। ठीक है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को सेंड रिसीव करने के दो तरीके थे, एक तो रिलायबल तरीके से और एक अनरिलायबल तरीके से। रिलायबल तरीके से जिस प्रोसेस को हम यूज करते थे, जिस प्रोटोकॉल को हम यूज करते थे रिलायबल तरीके से भेजने के लिए, उसको हम क्या कहते थे? टीसीपी। और अनरिलायबल तरीके से भेजने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते थे, जिस प्रोटोकॉल का यूज करते थे, उसको हम क्या कहते थे? यूडीपी कहते थे। तो उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि डेटा लिंक लेयर पे भी रिलायबल या अनरिलायबल तरीके से भेजने के लिए हम चूज करें, तो यहां भी ऑप्शन है। ये इतना डिटेल में ये चीज नहीं डिस्कस किया जाता है, लेकिन आप इतना जान के रखो, इतना आपको मालूम होना चाहिए कि डेटा लिंक लेयर पे भी एलएलसी में ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आप सेट कर सकते हो कि मुझे रिलायबल तरीके से भेजना है या अनरिलायबल तरीके से। वहां तो दो ही तरीका था, टीसीपी या यूडीपी। टीसीपी का अपना काम करने का जो तरीका हमने डिस्कस कर लिया, या यूडीपी के तरीके से काम करने का हमने डिस्कस कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी दो चार तरीके हैं। यहाँ पे लिंक सर्विसेज जो है, रिलायबल लिंक सर्विसेज और अनरिलायबल लिंक सर्विस है यहाँ भी। और इनको भी फिर बाइफरकेट किया गया है, इनको भी फिर अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। उसके बाद क्या आया? मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब कौन समझाएगा मुझे? मल्टीप्लेक्सिंग कौन समझाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब हुआ सर एक कंबाइंड, मतलब एक सिंगल, मतलब अगर मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल कंबाइन कर एक सिंगल वे में मीडियम में शेयर किया जाता है, ऐसा कुछ। what is multiplexing? Multiplexing here is the process of attaching the unique identity of the upper layer protocol from which data has been received. और उसके बाद, इसको मैं अभी समझा रहा हूं, उसके बाद और क्या फंक्शन है? फ्लो कंट्रोल। तो खैर आपने थोड़ा सा ये समझ लिया कि लिंक सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं, रिलायबल वे में भेजना है या अनरिलायबल वे में भेजना है।
ठीक है, फिर मल्टीप्लेक्सिंग, फिर फ्लो कंट्रोल। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, प्लस मैक। मैक का क्या है, इसमें आप क्या कहोगे, और एक चीज आप कह सकते हो, इंटरेक्ट्स विथ नेटवर्क लेयर। मतलब एलएलसी के सारे फंक्शंस को अगर आप बाइफरकेट करके या पॉइंट वाइज आप नोट करना चाहो तो इतने पॉइंट्स बनते हैं। ये नेटवर्क लेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑब्वियसली अगर ऊपर वाले पार्ट को, अगर हमने डेटा लिंक लेयर को हमने दो पार्ट में तोड़ा, एक का नाम रखा एलएलसी और दूसरे का नाम रखा मैक, तो एलएलसी अपर लेयर के प्रोटोकॉल को ही तो हैंडल करेगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को अगर हमने एलएलसी कहा है तो एलएलसी नेटवर्क लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा और मैक फिजिकल लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आप इतना पहला पॉइंट तो ये बना सकते हो कि इट इंटरेक्ट्स विद द नेटवर्क लेयर। ठीक है, और मैक के बारे में आप कह सकते हो कि इट इंटरेक्ट्स विद interacts with the physical layer below। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है ये, फ्रेमिंग एंड डी फ्रेमिंग। एक पूरा फ्रेम तैयार करता है। अब फ्रेम तैयार करने का मतलब क्या हुआ, फ्रेम तैयार करने का मतलब हुआ कि भाई देखो, एप्लीकेशन लेयर से फिर से हम चलते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे एक डेटा तैयार हुआ, एक इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, उसको हम चलो डेटा बोलते हैं। फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या हुआ, फिर से एक डेटा तैयार हुआ। सब पीडीयू होता ना ये वाला तो। हाँ, दीज आर ऑल कॉल्ड पीडीयू। ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर पे भी जो डेटा एप्लीकेशन लेयर पे था वही डेटा इस लेयर पे भी आया। ठीक है, अब यहां से नीचे चला तो कौन सा लेयर आया, ट्रांसपोर्ट लेयर आया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ, डेटा में यहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, जैसे कि टेलनेट टेलनेट HTTP, आ रही है बात समझ में, DNS DHCP ब्ला 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 एटसेट्रा, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सबका नाम आप याद नहीं कर पाओगे, कुछ का नाम याद रख लो, देख लेना हमारे नेटवर्किंग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनके नाम याद रख लो। और पोर्ट नंबर, मतलब इनका नाम यहाँ पे अटैच करता है। नाम अटैच करने का मतलब पोर्ट नंबर वगैरह अटैच करता है। ये आप लोगों को डिटेल में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं, अब फिर से डिस्कस करूंगा। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट में जो भी एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन ने दिया है उस एप्लीकेशन के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल टेलनेट के लिए क्या होता है 23, HTTP के लिए क्या होता है 80। तो मान लो ये डेटा किसने दिया है, HTTP ने भेजा है। तो भाई ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, TCP क्या करेगा,
डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे 80 लगा देगा, ताकि जब डेस्टिनेशन पीसी पे, डेस्टिनेशन डिवाइस पे ये पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन डिवाइस समझ जाएगा कि अच्छा ये टेलनेट एचटीटीपी को ये डेटा देना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और भी जितनी चीजें हैं टीसीपी के, आप लोगों ने वो याद कर रखे होंगे, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस का यहाँ पे यूज होता है। तो यहां से यहां तक को अब हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट। सेगमेंट। अब ये पूरा सेगमेंट जब नीचे आया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर से, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से कहां पे आया? नीचे नेटवर्क लेयर पे। ये सोर्स की बात हो रही है, सोर्स से जहां से डेटा चल रहा है आगे, उसकी बात हो रही है। तो अब ये पूरे का पूरा चीज बन गया डेटा, DATA, डेटा। नेटवर्क लेयर ये नहीं देखने जाता कि अंदर क्या चीज है, भाई ट्रांसपोर्ट लेयर पे किसने इसको डेटा दिया। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, टीसीपी, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे जिस प्रोटोकॉल ने इंफॉर्मेशन दी है, डेटा दिया है, उस प्रोटोकॉल की आइडेंटिटी यहां अटैच कर दी। ठीक है, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर जब नेटवर्क लेयर को देगा डेटा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, जैसे टीसीपी या यूडीपी। तो ये डेटा जिसने भी तैयार किया आगे फॉरवर्ड करने के लिए, तो यहाँ के एग्जांपल में किसने तैयार किया है? टीसीपी ने। इसीलिए इसको हम सेगमेंट बोल रहे हैं। अगर यूडीपी होता तो डेटाग्राम कहते। तो टीसीपी ने डेटा दिया है, तो अब नेटवर्क के लेयर के लिए इतनी सारी चीजें एक एनवेलप में डल जाएंगी। नेटवर्क लेयर क्या करेगा? इन सारे चीजों को ये नहीं देखने जाएगा कि अंदर रियल डेटा एप्लीकेशन लेयर ने क्या भेजा है और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ने एक्स्ट्रा क्या अटैच किया। इसको इन चीजों से मतलब नहीं है। इसने ये देखेगा कि भाई मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है, उसको एक एनवेलप के अंदर डाल दो और एनवेलप के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन लिख दो। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने डिस्कस किया था आईपी। मान लो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, IPX, ये वो। तो जो भी यहाँ पे प्रोटोकॉल है, जो भी एक्ट कर रहा है, वो प्रोटोकॉल अपनी इंफॉर्मेशन लगाएगा और फिर भेज देगा। तो ये पूरे का पूरा ये इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा? इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, इतना सा। तो यहाँ पे आईपी वर्जन 4 ने मान लो अपनी सारी इंफॉर्मेशन अटैच कर दी है, जो जो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, ठीक है, जो जो चीजें हमने डिस्कस किया था वो सारी चीजें उसने अटैच की और फिर आगे बढ़ा दिया। आगे किसको दिया? डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर दो पार्ट में डिवाइडेड है, डेटा लिंक लेयर दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो उसके लिए अब यहाँ पे इतना सा डेटा डेटा कहलाएगा और फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एलएलसी अपना काम करेगा। अपना काम करने का मतलब क्या है? ये जो लेना देना हो रहा है इसी को कहते हैं इंटरेक्शन विथ नेटवर्क लेयर। और आईपी वर्जन 4 का डेटा है, ठीक है। तो एलएलसी क्या करेगा? आईपी वर्जन 4 की आइडेंटिटी यहां पे अटैच करेगा। अटैचिंग द आइडेंटिटी ऑफ आईपी वर्जन 4, प्रोटोकॉल आईडी, प्रोटोकॉल नंबर, प्रोटोकॉल टाइप, जो भी यहां पे बोलो। जैसे यहां के इंफॉर्मेशन को हमने क्या बोला?
पोर्ट नंबर अटैच करने का मतलब एप्लीकेशन लेयर के जिस प्रोटोकॉल ने वो डेटा दिया है उसकी आइडेंटिटी एक नंबर के फॉर्म में अटैच करना, जिसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं। उसी तरह से जब हमने ट्रांसपोर्ट लेयर से फिर आगे बढ़ा तो टीसीपी ने जब डेटा नेटवर्क लेयर को दिया तो नेटवर्क लेयर पे जो भी रिसीव करने वाला था, मतलब जो भी प्रोटोकॉल एक्टिव किया गया है, जैसे यहाँ के एग्जांपल में आईपी वर्जन 4 है, तो आईपी वर्जन 4 ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन अटैच की और उसी में साथ साथ क्या अटैच किया था, प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर किसका, टीसीपी का। टीसीपी का क्या होता है 6, प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है 6। तो कि भाई प्रोटोकॉल नंबर 6 ने डेटा दिया है, दैट मींस टीसीपी ने डेटा दिया है, ये टीसीपी का डेटा है। मतलब डेस्टिनेशन पे जब पहुंचे तो जब एलएलसी कंफ्यूज ना हो कि किसको डेटा देना है, ऊपर एलएलसी देखेगा प्रोटोकॉल नंबर 6 है तो समझ जाएगा कि भाई ये सॉरी नेटवर्क लेयर कंफ्यूज ना हो कि किसको डेटा देना है। नेटवर्क लेयर, मैं कहां पे कब क्या बोल दे रहा हूं यार, हम लोग अभी कहां पे हैं, मैं यहां की बात कर रहा था ना, आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6। तो आईपी यस। वर्जन 6 या आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 की अभी हम बात कर रहे हैं। आईपी वर्जन 4 ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल जिससे लिया है उसकी आइडेंटिटी अटैच कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल नंबर, ताकि जब नेटवर्क लेयर पे डेटा पहुंचे डेस्टिनेशन पे तो प्रोटोकॉल नंबर 6 देखकर आईपी वर्जन 6 ये समझ जाए कि ये टीसीपी को देना है डेटा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। उसी तरह से जब आईपी वर्जन 4 ने डेटा लिंक लेयर को दिया तो डेटा लिंक लेयर के नेटवर्क एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल वाला जो पार्ट है उसका जो फंक्शन है, उसका ये फंक्शन है कि भाई आईपी वर्जन 4 की आइडेंटिटी यहां पे अटैच कर दो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल टाइप। तो लेट्स सपोज आईपी वर्जन 4 का प्रोटोकॉल नंबर मैं भूल गया हूं, ये 4 होता है। 4 समझाने के लिए कर रहा हूं, एक बार देख लेना व्हाट इज प्रोटोकॉल नंबर ऑफ आईपी वर्जन 4। तो ये वर्जन 4 यहां पे प्रोटोकॉल टाइप में 4 अटैच करेगा ताकि जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे और एलएलसी के पास आए तो एलएलसी देखे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है प्रोटोकॉल टाइप में, तो वो आईपी वर्जन 4 को दे दे। इस चीज को रिमूव करके अंदर का जो डेटा है वो आईपी वर्जन 4 को दे दे, अपनी इंफॉर्मेशन को रिमूव करके। इसके इंफॉर्मेशन को अभी नहीं कह रहा हूं। और साथ में ये क्या करता है, तो प्रोटोकॉल नंबर वगैरह अटैच कर दिया। ये काम किसका है, एलएलसी का काम है। कंफ्यूज तो नहीं हुए क्योंकि बोलते समय मैंने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल दिया था, मतलब ऊपर नीचे लेयर का मिक्स हो गया था। अब क्लियर है या नहीं सभी का? यस। क्लियर है ना? तो ये इसने देखा कि भाई आईपी वर्जन 4 ने दिया है तो आईपी वर्जन 4 की जो भी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी यहां पे अटैच करो। तो एक प्रोसेस तो ये था, इसी प्रोसेस को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मैं एक ही प्रोटोकॉल की आइडेंटिटी, यहाँ पे एक ही प्रोटोकॉल का एग्जांपल शो कर रहा हूँ ना कि एचटीटीपी का भेजा हुआ डेटा, एक ही साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भेज सकते हैं। तो सबके प्रोटोकॉल, सबके डेटा पे जिस प्रोटोकॉल ने डेटा दिया है उस प्रोटोकॉल की आइडेंटिटी को अटैच किया जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग कोई एक ही लेयर की बात नहीं है, हर लेयर पे मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है जहां जहां पे अपर लेयर की इंफॉर्मेशन अटैच हो रही है। और साथ में फ्लो कंट्रोल का काम भी एलएलसी का ही है। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल क्या चीज होता है, जब हम लोग लिंक सर्विसेज अभी डिस्कस करेंगे उस समय हम फ्लो कंट्रोल भी मैं डिस्कस कर दूंगा
या फिर फ्लो कंट्रोल का ये समझ लो कि जिस तरह से टीसीपी क्या करता था, विंडो साइज के बेस पे कितना डेटा एक बार में भेजना है वो डिसाइड करता था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उसी तरह से डेटा लिंक लेयर का एलएलसी भी यही काम करता है कि भाई अगर ज्यादा डेटा आ रहा है और वो रिसीव नहीं कर पा रहा है तो रिसीव नॉट रेडी का मैसेज भेजे, ताकि जो सोर्स है वो रुक जाए या स्लो करे अपनी डेटा सेंड करने की कैपेसिटी को। और अगर वो रिसीव करने के लायक हो गया है कि हाँ भाई अब ज्यादा डेटा भेजो या जिस स्पीड से भेज रहे थे उस स्पीड से भेजो, तो रिसीव रेडी का मैसेज भेजेगा। अगर रोकना है, सोर्स को स्टॉप करना है कि भाई रुक जाओ, तो रिसीव नॉट रेडी का भेजो। और अगर बोलना है कि हाँ भाई अब मैं फ्री हो गया हूं, अब मैं ज्यादा डेटा रिसीव कर सकता हूं, तो रिसीव रेडी का मैसेज भेजो। तो इस तरह से फ्लो कंट्रोल होता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? छोटा सा पॉइंट था फ्लो कंट्रोल, समझ में आई सबको? यस सर। हाँ, तो फ्लो कंट्रोल से इस तरह से वो फ्लो को, डेटा सेंड रिसीव के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इंटरेक्शन विद द नेटवर्क लेयर क्या हुआ, मल्टीप्लेक्सिंग क्या हुआ, और फ्लो कंट्रोल क्या हुआ। मल्टीप्लेक्सिंग सॉरी लिंक सर्विसेज अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैक का भी देख लो, सारे पॉइंट्स देख लो कि बेसिक फंक्शंस क्या क्या है, उसको एक जगह पे लिखने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो इट इंटरेक्ट्स विद द फिजिकल लेयर बिलो, मतलब फिजिकल लेयर के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। फ्रेमिंग और डीफ्रेमिंग, फ्रेमिंग और डीफ्रेमिंग समझाने के लिए ही मैं ये सारा फिगर बना रहा था। तो ये चीज एलएलसी का काम कंप्लीट होने के बाद, एलएलसी के कुछ लॉजिकल वर्क्स हैं वो काम कंप्लीट करेगा, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग करेगा। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब किस अपर लेयर प्रोटोकॉल ने दिया है उसकी आइडेंटिटी अटैच करेगा, ठीक है। प्लस रिलायबल सर्विसेज के लिए वो काम करेगा, रिलायबल सर्विसेज के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए, इन चीजों के लिए काम करेगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इतना प्रोसेस वो करेगा, जिसमें से अभी जितना प्रोसेस उसको करना था यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का काम करने का मतलब क्या हुआ, फ्लो कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ। अब हम मैक में आ जाते हैं, इस पॉइंट को छोड़ के, इसको बाद में डिस्कस कर दूंगा कि ये फिजिकल लेयर से इंटरेक्ट करता है। दैट मींस फिजिकल लेयर को डेटा देता है या फिजिकल लेयर से डेटा कलेक्ट करता है। एक तो ये हुआ इंटरेक्शन का मतलब। दूसरा फ्रेमिंग और डीफ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब इसी का काम है, मैक लेयर का काम है कि एक फ्रेम तैयार करना। जैसे कि फ्रेम यहाँ पे क्या तैयार हुआ, एक पैकेट तैयार हुआ। आईपी वर्जन 4 ने यहाँ पे क्या तैयार हुआ, एक सेगमेंट तैयार हुआ। मतलब जब ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन अटैच कर दी टीसीपी की या यूडीपी की, तो इस पूरे यूनिट को, डेटा जो ऊपर से आया था प्लस इसकी अपनी इंफॉर्मेशन को मिलाकर जो एक डेटा यूनिट तैयार हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, या डेटाग्राम बोलेंगे अगर यूडीपी अटैच करेगा अपनी इंफॉर्मेशन तो उसी तरह से जब नीचे आया नेटवर्क लेयर पे, तो नेटवर्क लेयर पे जो आईपी वर्जन 4 ने अपनी इंफॉर्मेशन अटैच की, तो उसकी इंफॉर्मेशन प्लस पुरानी इंफॉर्मेशन जो सेगमेंट आई हुई थी, जिसको हम यहाँ पे केवल डेटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, पैकेट बोलेंगे। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, पैकेट बोलेंगे। यहां से यहां तक के डेटा यूनिट को अब हम पैकेट बोलेंगे। उसी तरह से जब डेटा लिंक लेयर का मैक भी हेडर और ट्रेलर अटैच कर देता है, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एलएलसी ने कुछ इंफॉर्मेशन अटैच किया, यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे शो कर दिया, ये तो ऊपर से आया हुआ डेटा है ना, ये तो यहां तक तो ऊपर से आया हुआ डेटा है।
तो यहां तक को वो छोड़ेगा नहीं, एज अ डेटा ट्रीट करेगा। और एलएलसी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, जो मैंने बोला था कि इसकी आइडेंटिटी अटैच करता है, चलो यहाँ पे मैंने प्रोटोकॉल नंबर के जगह पे 4 अटैच कर दे रहा हूं। दैट मीन्स ये डेटा किसने दिया है भाई, आईपी वर्जन 4 ने दिया है। इतना काम एलएलसी करता है। और एक्स्ट्रा काम क्या करता है, रिलायबल सर्विसेज या अनरिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम एलएलसी करता है। फ्लो कंट्रोल का काम एलएलसी करता है। मल्टीप्लेक्सिंग इसने करी दी, मतलब इंफॉर्मेशन अटैच करी दी। अब आगे का काम मैक का होता है। तो मैक इसके अंदर और भी जो अभी हम फॉर्मेट पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी जो काम करना है वो सारा काम करेगा। और एक ट्रेलर, इसको हम बोलते हैं हेडर। हेडर, दिस इज मैक हेडर या ईथरनेट हेडर। और यहां पे भी एक इंफॉर्मेशन अटैच करेगा जिसको CRC बोलेंगे, जिसको हम कहते हैं ट्रेलर। दिस इज कॉल्ड ट्रेलर। तो जब हेडर और ट्रेलर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि एक फ्रेम तैयार हो गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये जब हेडर और ट्रेलर सब कुछ मिल गया, अब ये एक नया यूनिट तैयार हुआ जिसके अंदर डेटा तो था ही। अब इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। तो उसी को फ्रेम जब तैयार होता है तो इसको फ्रेमिंग कहते हैं। और जब ये फिर फिजिकल लेयर पे जब आएगा, फिजिकल लेयर इसी को क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। फिजिकल लेयर पे बाइनरी में कन्वर्ट होके, या ये दोनों का, इस दोनों का फंक्शन, फिजिकल लेयर और इसका बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, आप मैक में ही बोल सकते हो कि ये काम हो रहा है, लेकिन ज्यादातर फिजिकल लेयर में इसको समझाते हैं। इन दोनों का काम, इन दोनों के काम में बाउंड्री डालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो दैट मीन समझ जाओ कि फ्रेम तैयार होने के बाद वो बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद ये बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ये यहां से जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ये जाएगा। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, सिग्नल के फॉर्म में ये डेटा डेस्टिनेशन के पास जाएगा। तो ये पूरा डेटा जब तैयार हुआ, मैक ने जब सारी इंफॉर्मेशन इसके हेडर पे लगा दी, एलएलसी को जितना सा लगाना था उसने लगा दिया। अब मैक की बारी है, मैक को जितने इंफॉर्मेशन अटैच करनी थी, तो मैक ने इस इंफॉर्मेशन को अटैच किया। इस इंफॉर्मेशन को अटैच करने का मतलब मैं हेडर लगाया और ट्रेलर लगाया। तो इसको जब अटैच करके एक पूरा यूनिट फ्रेम तैयार हो गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेमिंग। और जब डेस्टिनेशन पे सारे बिट्स जमा हो जाएंगे, 101 01 00 11 001, मतलब ये पूरे का पूरा जब यूनिट वहां पहुंच जाएगा, सिग्नल के रूप में पहुंचेगा, और उसके बाद फिर से वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, मैक को ये इंफॉर्मेशन सारा दे देगा। इसी को कहते हैं इंटरेक्ट करना। और मैक लेयर फिर क्या करेगा, मैक लेयर के पास ये पूरे का पूरा हेडर आ गया, सॉरी, पूरे का पूरा फ्रेम आया। मैक लेयर के पास पूरे का पूरा फ्रेम आया। अब यहां पे ये सीआरसी वगैरह चेक करेगा। सीआरसी सीआरसी चेक करेगा।
सीआरसी मतलब एरर डिटेक्शन करेक्शन। तो इसको पहले कैलकुलेट करेगा, जितने भी डेटा है उन सारे डेटा से अपना सीआरसी कैलकुलेट करेगा कि मेरा सीआरसी क्या जनरेट हुआ है, और फिर इसमें जो सीआरसी अटैच है उसके साथ वो अपना जनरेट हुआ सीआरसी मैच करेगा। अगर मैचिंग हो गई तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई सीआरसी मतलब डेटा इसके अंदर जितना है वही डेटा आया है, कोई डेटा में चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर डेटा में चेंज हुआ होता तो उसने जो डेस्टिनेशन पे जो सीआरसी कैलकुलेट हुआ वो उसकी वैल्यू और इसमें जो अटैच्ड है, क्योंकि अटैच किया गया है उस समय अटैच किया गया है जब इसको रिलीज करना था, तो मैक ने क्या किया, इस सारे को ये क्या कहते हैं कैलकुलेट किया किसी कोडिंग वोडिंग के तहत, किसी फॉर्मूले के तहत, और यहाँ पे अटैच कर दिया सीआरसी कि हाँ भाई इतनी सारी चीजों का ये वैल्यू आ रहा है। अब इसमें से अगर रास्ते में किसी ने इसको चेंज कर दिया डेटा को, तो यहाँ पे जब फिर से कैलकुलेट होगा डेस्टिनेशन पे तो सीआरसी सेम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। आ रही है बात समझ में? तो वो समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम आई है और वो उस डेटा को रिजेक्ट करेगा। तो सीआरसी वगैरह कैलकुलेट करना ये सारा काम किसका है, मैक का है। और फिर ये सारी चीजें जो इसने अटैच की थी, एक्स्ट्रा अटैचमेंट जो हुआ था हेडर और ट्रेलर के रूप में, इस चीज को हटाएगा, इस चीज को हटाएगा और फिर ये दे देगा एलएलसी को। समझ रहे हो बात को? एलएलसी भी देख लेगा कि भाई प्रोटोकॉल टाइप मैंने क्या अटैच किया हुआ था, इस पे अटैच है तो वर्जन 4 है, मतलब वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें ये डेटा जो आया हुआ है, ये जो डेटा है ये नेटवर्क लेयर पे आईपी वर्जन 4 को आवाज लगा के उसको दे देना है। ठीक है, और फिर फाइनली ये पूरी तरह से जब डिटैच हो जाएगा, ये वाला एनवेलप हट जाएगा, ये इंफॉर्मेशन हटाकर जब अंदर की इंफॉर्मेशन को ऊपर दी जाएगी, तो इस हटाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीफ्रेमिंग। समझ रहे हो या नहीं? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। इसी रिमूविंग द हेडर एंड ट्रेलर is known as removal of header and trailer after calculating or after checking everything, ठीक है, is known as deframing। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैक का काम क्या है, मैक का काम फिजिकल लेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, मतलब उससे उसको डेटा देना है और उससे डेटा लेना है, ये तो एक हो ही गया। प्लस फ्रेम तैयार करना है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डेटा लिंक लेयर के हिसाब से या लेयर 2 के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन उसको अटैच करनी है इन द फॉर्म ऑफ हेडर एंड ट्रेलर, वो अटैच करके एक यूनिट तैयार कर देगा, एक डेटा यूनिट तैयार कर देगा अपने लेयर का, जिसको हम फ्रेम कहते हैं। तो जब डेटा यूनिट तैयार होगा दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग, और जब रिमूव होके अपर लेयर को भेजा जाएगा तो दैट इज कॉल्ड डीफ्रेमिंग। तो इतने सारे इसके काम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैक लेयर मतलब मैक का और क्या क्या काम है, सीआरसी कैलकुलेशन, ठीक है, चेकसम वेरिफिकेशन और चेकसम कंप्यूटेशन। ठीक है, हमने क्या लिखा इसमें, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ है, वो है इंटरेक्शन विद द फिजिकल लेयर। तो आपको ये एकदम साफ सुथरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये चीज आप देखकर डिसाइड मतलब आराम से पॉइंट में इसको ब्रेक कर सकते हो, दोनों के फंक्शन को, दोनों के फंक्शन को आप ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे
तो फिजिकल लेयर से इंटरेक्ट करना, फ्रेमिंग डीफ्रेमिंग करना, चेकसम वेरिफिकेशन। चेकसम वेरिफिकेशन का मतलब अपना चेकसम कैलकुलेट करके जो उसमें अटैच चेकसम आया है उसको, ट्रेलर के अंदर जो चेकसम आया हुआ है ऑलरेडी अटैच होके, उसको वेरीफाई करना कि हाँ भाई सेम है या नहीं, और अपना चेकसम भी कंप्यूट करना, मतलब अपना चेकसम कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद जब मैच करते हैं उसको कहते हैं चेकसम वेरिफिकेशन। और अपना चेकसम जब डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड चेकसम कंप्यूटेशन। तो वेरिफिकेशन कहां पे हुआ? मेनली डेस्टिनेशन एंड पे हुआ, और कंप्यूटेशन कहां पे हुआ? मेनली सोर्स एंड पे हुआ। सोर्स एंड पे कंप्यूटेशन होने का मतलब कंप्यूट करके कैलकुलेट करके अटैच कर देना, लेकिन डेस्टिनेशन पे कंप्यूटेशन और वेरिफिकेशन दोनों चीज होगा। एक तरह से देखा जाए तो दोनों काम, वेरिफिकेशन और कंप्यूटेशन डेस्टिनेशन एंड पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे भी तो कैलकुलेट करता है ना डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मैक का काम क्या है कि भाई जो भी डेटा आया हुआ है उस डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करो कि तुम्हारा क्या आ रहा है। तो वहां पे जब वो अपना जनरेट करता है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन, और अपना जनरेट किए हुए सीआरसी से जब आए हुए सीआरसी को मैच करवाता है तो दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा था जो मैंने वहां पे नहीं समझाया, मतलब दिमाग में नहीं आया, वो है provides media access control in broadcast media। provides media access control in broadcast media या shared media। इस चीज को अभी मैं समझा देता हूं। देखो, अब यहाँ पे जो हम मतलब डेटा लिंक लेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सा लेयर है? लेयर 2 है। और लेयर 2 पे जो टेक्नोलॉजी हम अभी डिस्कस करेंगे वो ईथरनेट की टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि टोकन रिंग, ईथरनेट, ये सारी लैन की टेक्नोलॉजीज हैं। तो हम यहाँ पे लेयर 2 में जो भी टेक्नोलॉजी को हम अभी डिस्कस करेंगे वो ईथरनेट की टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, ना कि अभी हम टोकन रिंग को डिस्कस करेंगे। तो जो लेयर 2 यहाँ पे बनाया गया है मतलब ईथरनेट के हिसाब से, वो क्या शेयर्ड मीडिया के लिए है? या आप कह सकते हो ब्रॉडकास्ट मीडिया। इसको अब हम लोग कभी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हमें लेयर के हिसाब से जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है। शेयर्ड मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? शेयर्ड मीडिया का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक मीडिया है जिससे डेटा ट्रैवल करेगा
ठीक है, और उस मीडिया से मल्टीपल डिवाइसेस अटैच्ड हैं। मल्टीपल डिवाइसेस अटैच्ड हैं, और इसी को हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। दिस इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। इसमें होता क्या है कि अगर एक बंदे ने डेटा सेंड किया, ये डेटा जा रहा है, डेटा जाने, यहां तो मैंने एनवेलप का फिगर बनाया, एनवेलप रियल में ऐसा थोड़ी ना होता है, ये क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। ये जो भी जाएगा ये सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करेगा डेटा। तो ये शेयर्ड मीडिया है, दैट मीन्स कि ये जाएगा तो फिर पूरे के पूरे, हर पूरे के पूरे मीडिया जहां तक है उस मीडिया में स्प्रेड हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है सिग्नल के फॉर्म में, अब ये इधर भी आ जाएगा, यहां से फिर आगे बढ़ा। मतलब समझ जाओ कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में जो हम लोग अभी फॉर्मेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेम फॉर्मेट, इसमें जो सोर्स डिवाइस की जो एड्रेस होगी या डेस्टिनेशन डिवाइस की जो एड्रेस, लेयर 2 का एड्रेस होगा, वो सब इस टेक्नोलॉजी को पढ़ना नहीं आता है। यहां पे थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को, समझाते समझाते दूसरी चीज घुसा दी है। इस चीज को अभी मैं हटा रहा हूं यहां से। मतलब समझ जाओ कि ये ऐसा मीडिया है कि अगर एक बंदे ने डेटा भेजा तो वो ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब हर जगह पर जाएगा। क्यों जाता है वो सारी चीजें जब समझाऊंगा बाद में। ये पूरे के पूरे मीडिया में ट्रैवल कर जाएगा। आप पानी में, शांत पानी में अगर आप एक पत्थर फेंक देते हो, एक स्टोन फेंकते हो, तो क्या होता है, एक पत्थर जैसे ही फेंकते हो तो आप देखते हो कि चारों तरफ वेव्स बन के जाता है, पूरे के पूरे पानी में वो वेव्स फैल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो उसी तरह से यहां भी है कि अगर कोई भी डिवाइस अगर डेटा भेज रहा है तो वो सिग्नल के फॉर्म में जब रिलीज होता है तो पूरे के पूरे मीडिया में जाएगा, हर डिवाइस के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रॉडकास्ट कर, जाने का क्या क्या, ब्रॉडकास्टिंग होती है ना सर ये तो। हाँ ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एट अ टाइम अगर एक बंदे ने भेजा और उसी समय अगर किसी दूसरे बंदे ने भी डेटा भेज दिया, मान लो सेम टाइम पे ये डेटा इधर से डेटा आ रहा था, इधर से अभी ये इधर से डेटा ट्रेवल करके आ रहा है और इसने भी उसी टाइम पे अगर डेटा भेज दिया, तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगी, डेटा कोलाइड कर जाएगा और ये जो डेटा था वो करप्ट हो जाएगा, मतलब डेटा बेकार हो गया। तो ईथरनेट की टेक्नोलॉजी में कुछ फीचर्स आए थे जिसको हम कहते हैं CSMA। इनिशियली जो फीचर आया था उसको हम क्या कहते हैं, CSMA, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस।
मतलब ऐसे कैरियर को, मतलब इस फीचर के हिसाब से सभी डिवाइसेस को ये समझाया गया है, मतलब ये फीचर डाला गया है। तो ये फीचर की वजह से डिवाइसेस क्या करते हैं, डेटा सेंड करने से पहले, ठीक है, डेटा सेंड करने से पहले इस कैरियर को, मतलब जो मीडिया जो डेटा को ले जाएगा, जिसको कि मल्टीपल लोगों ने एक्सेस किया हुआ है, एक्सेस करने का मतलब मल्टीपल लोग एक ही मीडिया को यूज कर रहे हैं डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। तो उस कैरियर को, डेटा ले जाने वाले मीडिया को सेंस करो। तो भाई क्या सेंस करो, सीएसएमए क्या कहता है? सीएसएमए की वजह से इनके अंदर क्या इंटेलिजेंस आ गई है? इनके अंदर ये इंटेलिजेंस आ गई है कि ये सारे डिवाइस सेंस करते रहते हैं मीडिया को, कि मीडिया में कोई डेटा आ जा तो नहीं रहा है। आ रही है बात समझ में? अगर एक भी डेटा आ रहा है तो इनको सेंस, आपने कभी देखा होगा ट्रेन की पटरी पे अगर कान लगाकर सुनो और दूर से अगर ट्रेन आ रही है तो आपको सुनाई दे देगी, मतलब आप फील कर जाओगे कि हाँ कुछ मूव कर रहा है उस पे। तो उसी तरह से इनमें भी ये फीचर डाला गया। क्या डाला गया? सीएसएमए का फीचर डाला गया। और सीएसएमए के फीचर की वजह से ये लोग, जितने भी डिवाइसेस हैं, ये लोग इसको सेंस करते रहते हैं इस मीडिया को, कि भाई मीडिया में ऑलरेडी डेटा ट्रेवल तो नहीं कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो ना? हेलो? यस सर, यस। हाँ, तो क्या डेटा ट्रेवल तो नहीं कर रहा है? अगर डेटा ट्रेवल नहीं कर रहा है, देन यू सेंड योर डेटा, ताकि कोलिजन ना हो। तो मान लो इस सभी लोग अपना अपना कान लगाकर सुन रहे थे, आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मीडिया में कोई डेटा ट्रेवल तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। अब इसको डेटा भेजना था, तो इसने देखा कि हाँ भाई एक भी डेटा नहीं है, मूवमेंट नहीं आ रही है, किसी आवाज वगैरह नहीं सुनाई दे रही है, मतलब वो देख रहा है कि हाँ मीडिया खाली है, तो इसने अपना डेटा भेज दिया। ये किस चीज की टेक्नोलॉजी है? ईथरनेट की टेक्नोलॉजी है, जो हम लोग मैक और एलएलसी में जो सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और भी प्रोटोकॉल टाइप, ये सारी चीजें जो अभी हम पढ़ेंगे, इसका पूरा फॉर्मेट आप पढ़ोगे कि जो मैंने कहा हेडर लगता है, तो हेडर में क्या क्या चीजें होती है, ट्रेलर में क्या होंगी, ये सारी चीजें जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी बना है जिन चीजों से मिलके, तो उसी ईथरनेट टेक्नोलॉजी का एक ये भी फीचर है जिसको हम कहते हैं CSMA। ये पुराना फीचर है, अब ये फीचर यूज नहीं होता है, लेकिन मैं जस्ट समझा रहा हूं कि शुरू में क्या डाला गया, केवल CSMA डाला गया। तो इसमें क्या होता है कि सारे डिवाइसेस जिनको डेटा सेंड करना है, वो ऐसे ही आंख बंद करके नहीं सेंड कर देते हैं कि जा भाई, क्योंकि देखा गया कि अगर ऐसे ही भेज देते हैं तो कई लोग एक भेज देते हैं तो डेटा टकरा जाता है, जाने का और आने का अलग अलग रास्ता तो है नहीं, तो डेटा इसमें कोलिशन होती है, फिर से रीसेंड करो, या तो डेटा बर्बाद हो गया या फिर रीसेंड करो। तो ये लोग सब इस मीडिया को सेंस करेंगे, अगर डेटा नहीं आ रही है तो इसने भेज दिया अपना डेटा, उसका डेटा पहुंच गया, उसके बाद दूसरे को भी भेजना था, उसने भी सेंस किया कि हाँ भाई डेटा नहीं आ रहा है, तो उसने भी भेज दिया। तो ऐसे इनका काम चलता रहता था सीएसएमए की वजह से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आती थी कि जब एक से ज्यादा लोगों को डेटा भेजना है और सब सेंस कर रहे हैं, मान लो इसको भी भेजना है और इस बंदे को भी डेटा यहां पे भेजना है, इस बंदे को भी भेजना है डेटा, तो ये भी सेंस कर रहा है डेटा को, सॉरी मीडिया को। तो इसने भी देखा कि डेटा मीडिया अभी खाली है और इसने भी देखा मीडिया खाली है। अब क्या हुआ, दोनों ने ही डेटा भेज दिया, दोनों ने ही क्या किया, डेटा को भेज दिया। अब जब दोनों ने डेटा भेजा तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही रोड पे एक ही बंदे को या तो इस साइड जाए या इस साइड से इस साइड आए, एक ही बंदा ट्रैवल मूव कर सकता है।
और उसी रोड पे अगर दो जनों को आप ले जाओ तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगी। तो तो इसमें फिर कोलिजन हो जाता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें कोलिजन हो जाता था। अब कुछ डेटा तो चले जाते थे, जिस समय एक ही बंदे को भेजना है उसने खाली देखकर भेज दिया, तो वाह बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये फीचर बड़ा काम आता था कि हाँ भाई डेटा पहले चेक करो कि मीडिया में डेटा तो नहीं है, और डेटा नहीं है तब भेजो। तो ये फीचर तो बड़ा काम का है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये होती थी कि जब एक साथ एक से ज्यादा लोगों को भेजना हो तो सारे देखते थे कि खाली है तो सारे एक ही साथ भेज देते थे, तो उस समय कोलाइड हो जाती थी। तो इस चीज से बचने के लिए थोड़ा सा इसको और इसमें एडवांसमेंट आई, और इसी को फिर दूसरा नाम दिया गया CSMA CD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कोलिजन डिटेक्शन। अब पहले क्या होते थे, ये लोग अपना डेटा एक साथ मल्टीपल लोग डेटा भेज देते थे और फिर अपना इत्मीनान से अपना दूसरा काम करने लगते थे कि हाँ भाई मैंने तो भेज दिया। उनका डेटा टकराया तो टकराया, उन्हें कोई सुध नहीं है, कोई उनको पता नहीं कि उनका डेटा टकरा गया और लॉस हो गया, डेटा डेस्टिनेशन में पहुंचा ही नहीं। तो जब ऐसा होता था और डेटा लूज होने लग गया ज्यादा से ज्यादा, तो फिर क्या, उसमें थोड़ी सी और एडवांसमेंट लाई गई। उसमें थोड़ा सा फीचर को, इस फीचर को एक्सटेंड करके इसके साथ कोलिजन डिटेक्शन का फीचर डाला गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये लोग भेजने के बाद भी सेंस करते रहते थे कि कहीं मेरा डेटा टकरा तो नहीं गया। अगर डेटा उनका कोलाइड कर जाता था तो ये डिटेक्ट कर लेते थे कि हाँ भाई हमारा डेटा टकरा गया है, हमने भेज तो दिया था गाड़ी रोड को खाली समझ के, लेकिन ऐसे ही मल्टीपल लोगों ने भेजा है रोड को, मीडिया को खाली समझ के, और फिर हम सबका डेटा टकरा चुका है। तो करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन में ये एक्स्ट्रा फीचर डाली गई कि कोलिजन को डिटेक्ट करो, और अगर कोलाइड हो चुका है, इफ कि अगर कोलिजन हो गया तो फिर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करो, वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड रीसेंड द डेटा। तो इन दोनों ने देखा, अब क्या हुआ, इनका डेटा जब टकराया तो ये भी सेंस कर ही रहा था कि मेरा डेटा पहुंच गया ना, आवाज तो नहीं आई कहीं टकराने की। तो इन लोगों ने देखा कि यार हमने तो सेम ही टाइम पे भेज दिया और हमारा डेटा टकरा गया, मतलब इस कोलिजन को इन दोनों ने डिटेक्ट कर लिया। कोलिजन डिटेक्शन की वजह से इन दोनों को पता चल गया कि इनका डेटा कोलाइड कर चुका है। तो फिर ये लोग रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेंगे। ये बोलेगा कि मैं भाई 2 सेकंड के लिए वेट करूंगा, वेट फॉर 2 सेकंड बिफोर रीसेंडिंग द डेटा, और ये बोलेगा कि आई विल वेट फॉर 1 सेकंड रीसेंडिंग द डेटा। सेम टाइम वेट नहीं करना है। अगर ये भी 2 सेकंड वेट करेगा, ये भी 2 सेकंड वेट करेगा कोलिजन के बाद, फिर तो दोनों का सेम ही समय पे भेजने का समय हो जाएगा। तो एक ने 1 सेकंड अगर चूज किया
तो दूसरे ने 2 सेकंड चूज किया है ताकि आगे पीछे हो जाए भेजने का टाइम। अब इसका 1 सेकंड पहले पूरा हुआ तो इसने डेटा सेंड कर दिया, उसके बाद इसका भी 2 सेकंड जब पूरा हुआ तो उसका डेटा तो पहुंच चुका होगा और उसके बाद इसने सेंड किया। तो इस तरह से थोड़ी सी एडवांसमेंट लाई गई और इस फीचर को CSMA CD कहा जाने लगा, कोलिजन डिटेक्शन। तो कोलिजन डिटेक्शन कहां पे होता है? शेयर्ड मीडिया में होता है, याद रखना। ये CSMA CD का फीचर कहां पे काम करेगा? शेयर्ड मीडिया में काम करेगा या ब्रॉडकास्ट मीडिया में काम करेगा। ब्रॉडकास्ट मीडिया मत बोलो, शेयर्ड मीडिया या हाफ ड्यूप्लेक्स मीडिया बोलो, सबसे अच्छा टर्म है हाफ ड्यूप्लेक्स शेयर्ड मीडिया। ऐसा मीडिया जिसमें सेंड रिसीव एक ही रास्ते पे हो रहा हो, क्योंकि वो हाफ ड्यूप्लेक्स है, ठीक है, और उसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए वो शेयर्ड कहला रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कोलिजन होगी और वैसे ही सिचुएशन में कोलिजन से बचने का या कोलिजन को मिनिमम करने का क्या उपाय किया गया? CSMA CD का फीचर डाला गया।